दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे साथ हैं अमित कुमार अम्बेडकर जी, जो का हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आकर अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों को आपने अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपके चैनल में काम करने वाले समस्त कार्यकर्ताओं को भी आभार प्रकट करता हूँ। सर अमित बाबू, ये बताइए कि बहुजन मुक्ति पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ और किन विचारों को लेकर ये समाज में चल रहा है? बहुजन मुक्ति पार्टी का गठन 6 दिसंबर 2012 को किया गया और बहुजन मुक्ति पार्टी का कंसेप्ट, विचारधारा, उद्देश्य, कार्यक्रम, नीति, पॉलिसी और नेतृत्व भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, आपने भी सुना होगा और हम लोगों ने भी सुनने की कोशिश किया है, स्टडी करने की कोशिश किया है। 1750 पार्टियां आज तक हम लोग सुनने में आ रही है और पढ़ने के रूप में आ रही है कि भारत में पूरी 1750 पार्टियां हैं। इन 1750 पार्टियों को एक तरफ रखते हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी को हम एक तरफ रखते हैं और 1700 पार्टियों के नेतृत्व में और बहुजन मुक्ति पार्टी के जो हाई कमांड नेतृत्व हैं, उन दोनों के नेतृत्व में कंपैरिजन करते हैं तो आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क नज़र आएगी। फिर 1750 पार्टियों की विचारधारा और बहुजन मुक्ति पार्टी का विचारधारा में आप कंपैरिजन करते हैं तो आसमान ज़मीन का फ़र्क आएगा। और आप जब आप सीरियस होकर स्टडी करेंगे तो आपको भी उन 1750 पार्टियों की जो विचारधारा है, आप लोगों को भी घृणा आने लगेगा कि इनकी कितनी गंदी विचारधारा है और कितनी गंदी विचारधारा लेकर के ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये कितनी गंदी विचारधारा को प्रचार प्रसार करके राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी विश्वास हो जाएगा। सर आप जो है हमारे दर्शकों को ये बताइए वो विचारधारा कौन सी है जिसको लेकर आप आगे जा रहे हैं? बता रहा हूँ, तो वो उनकी विचारधारा है। बहुजन मुक्ति पार्टी की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा के लिए हमारे महापुरुषों ने समाज को टूटे हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश किया गया था, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर काशीराम साहब तक, तो बहुजन मुक्ति पार्टी उसी विचारधारा को लेकर चल रही है, उसी विचारधारा को प्रचार प्रसार कर रही है जो विचारधारा जोड़ने वाली विचारधारा है। जिस विचारधारा को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा। जो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा है, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा है, ये सारा विचारधारा मूल निवासी बहुजन समाज को, जिनको ब्राह्मणों के द्वारा तोड़ा गया था, उन तोड़े गए लोगों को जोड़ने वाली विचारधारा है। तो हम जोड़ने वाली विचारधारा को लेकर समाज को, जो बहुजन समाज जो टूटा हुआ समाज है, बल्कि टूटा हुआ नहीं, ये तोड़ा गया समाज है, इन तोड़े गए समाज को बहुजन मुक्ति पार्टी इकट्ठा कर रही है, बहुजन मुक्ति पार्टी जोड़ रही है। इसलिए ये नाम भी अपना पार्टी को रखा बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी का मतलब होता है जो हमारा बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज स्वर्ण समाज के गुलामी में है, उनके कब्जे में है, उनके कब्जे से उनको बाहर निकालना है। इसलिए इसको रखा गया बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजनों को मुक्त करने वाली जो पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। वर्तमान समय में सर हम देख रहे हैं कि अम्बेडकर जी की पूजा तो सभी लोग करते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी भी करती है, भाजपा भी करती है, आरजेडी भी करती है और तमाम जितनी पार्टियां हैं उनके जन्म दिवस को मनाती हैं, उनकी बातों को मानती है और हर जगह नारे देती है। तो जनता कैसे अंतर कर पाएगी बहुजन मुक्ति पार्टी और दूसरे लोगों में? ये आपका बहुत मौलिक सवाल है। जनता एकदम फर्क करने लायक हो गई है और जनता बखूबी तरीके से, बेहतर तरीके से वो अंतर कर रही है। जैसे कल के तारीख में कांग्रेस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को दूध से धोते थे, दूध से नहलाते थे। जो बीजेपी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू तोड़ा करते थे, आज वो भी नाम ले रहे हैं। लेकिन उनमें और हम लोगों में जो आपका सवाल है कि अंतर क्या है, तो उनको केवल राजनीति करना है। राजनीति करने के लिए, वोट लेने के लिए मजबूरी हो गया है, तो वोट लेने के लिए उनको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेने की ज़रूरत पड़ रही है।
लेकिन हम बहुजन समाज के लोग तो हमारे खून में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनकी ब्लड हमारे खून में है। बाबा साहब अम्बेडकर की ब्लड ब्राह्मणों की ब्लड में नहीं हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर की ब्लड मोहन भागवत में नहीं हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर की ब्लड सोनिया गांधी में नहीं हो सकती है। जब नहीं हो सकता है तो बात करने से कोई अम्बेडकर आइडियोलॉजी को फॉलो करना और बात करना, ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा मौलिक डिफरेंस है। बहुजन समाज के लोगों की ब्लड में एक एक कतरे में बाबा साहब अम्बेडकर की ब्लड है, तो हम वास्तविक अम्बेडकरवादी हैं। हम कांग्रेस बीजेपी की तरह, कम्युनिस्टों की तरह फर्जी अम्बेडकरवादी नहीं है। कल के तारीख में 10 दिसंबर 1949 को कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग और कम्युनिस्ट के लोग, जो कन्हैया कुमार अपनी बातों को शुरू करने से पहले सबसे पहले जय भीम की नारा देता है, मैं कन्हैया कुमार से पूछना चाहता हूं, मिस्टर कन्हैया कुमार जी, जिस छात्र आंदोलन में आपकी जन्म हुआ है AISF में, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में, इसी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग 10 दिसंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिखने की काम चल रहा था हिंदू कोड बिल पर, तो आप सभी लोग, कांग्रेस के लोग मिलकर के, कम्युनिस्ट के लोग मिलकर के, बीजेपी के RSS के लोग मिलकर के, सारे के सारे लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आप पुतला फूंक रहे थे। उस समय आपको बाबा साहब अम्बेडकर याद नहीं थे? आज कन्हैया कुमार जय भीम से शुरुआत करता है तो ये केवल धोखेबाजी है। और ये बहुजन समाज के लोग वाकिफ हो गया है कन्हैया कुमार कैसे बदमाशी कर रहा है, सोनिया गांधी कैसे धोखा दे रही है, मोहन भागवत कैसे धोखा दे रहा है, बीजेपी के लोग कैसे धोखा दे रहे हैं। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित किया गया कि सारे सरकारी दफ्तरों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म दिवस मनाना है और सारे भाजपाई कार्यकर्ताओं, जनसंघी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो अपने कार्यालय में रखना है, जन्म जयंती मनाना है, उस समय आपको याद होगा कि सारे भाजपाई, सारे लोग चमार दुसाद भुइयाँ मूसर डोम के घर में बाबा साहब के फोटो खोजने चले। मतलब 2014 तक एक भी भाजपाइयों के घर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं था। आपको मालूम होगा कितने इसके ऊपर चर्चा हुआ था, कितने डिबेट हुआ था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्जी अम्बेडकरवादी हैं या असली अम्बेडकरवादी हैं। हम तो वास्तविक अम्बेडकरवादी हैं, खानदानी अम्बेडकरवादी है। हमारे कोई बोली और व्यवहार में अंतर नहीं। सर अगर हम देखें तो भीम आर्मी है जो आज के डेट में आज़ाद समाज पार्टी के नाम से बिहार में चुनावी राजनीति में आ चुकी है, और बहुजन समाजवादी पार्टी है BSP जिसको कहते हैं, वो मायावती के नेतृत्व में चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के बीच में एका क्यों नहीं है? हाँ, एका क्यों नहीं है? जैसे भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत हर व्यक्ति को बोलने की अभिव्यक्ति दिया है, संघ और संगठन पार्टी बनाने की अभिव्यक्ति है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की ही नहीं बल्कि भारत के समस्त नागरिकों को संगठन बनाने की अधिकार है, पार्टी बनाने के अधिकार है। तो उसी भारतीय संविधान को जो संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकारों को फ़ायदा लेते हुए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व माननीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, और उसी का फ़ायदा लेकर के चंद्रशेखर जी पार्टी बनाए हुए हैं। तो इसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं है, उनका मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार का लेकर के काम कर रहे हैं। अब रही नीति और विचारधारा, तो अगर बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जब तक वो अपनी विचारधारा के ऊपर कायम थी, उनका ग्रोथ हो रहा था। और बिहार में बहुजन समाज पार्टी का आगमन 1990 में हुआ था, और 90 में जब चुनाव लड़े थे तो उनको 0.37% वोट मिला था। और 90 के बाद 95 में ही उनके 2 सीटें आई थी, 95 के बाद 2000 में उनकी 5 सीटें आई थी। तो उनका वोट का परसेंटेज जो था बढ़ते जा रहा था। आज अपने आइडियोलॉजी से, आज अपने विचारधारा से वो विचलित हुए हैं। विचलित होने के बाद उनका वोट और परसेंटेज भी घटते जा रही है, उनके MLA MP की संख्या घटते जा रही है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व जिम्मेवार है, और बहुजन समाज पार्टी के जो हाई कमान के सेकेंड लाइन के लीडरशिप है, वो सारे के सारे जिम्मेवार हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जो ट्रेनिंग कैंप थी बंद हो गया, अंबेडकर टूटे वहाँ पर एक मंथली पत्रिका निकलती थी, मैं खुद उसका पढ़ता था, रेगुलर उसका मैं पाठक था, वो बंद कर दिया गया। बहुजन संगठन निकलता था, वो बंद कर दिया गया। तो बहुजन
समाज पार्टी को दशा और दुर्दशा अगर हो रही है तो उसके लिए कोई बाहरी लोग जिम्मेवार नहीं है, स्वयं नेतृत्व जिम्मेवार है। और ये नेतृत्व को भी किसी न किसी रूप में उनको एहसास होता है कि हमारे वजह से सारा हो रहा है। तो उनकी ये सवाल आप उनसे भी जाके कर सकते हैं कि आपका दलित राजनीति के जो बहुत बड़े पुरोधा माने जाते हैं वर्तमान बिहार में, उनमें रामविलास पासवान जी का नाम आता है, जीतनराम मांझी जी का नाम आता है। ऐसे वातावरण में बहुजन मुक्ति पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? बहुजन मुक्ति पार्टी का एकदम क्लियर सिद्धांत है, क्लियर विचारधारा है, कंसेप्ट ही क्लियर है कि हमारा नुकसान नहीं तो माया से है, नहीं मुलायम से है, नहीं लालू जी से है, नहीं पासवान जी से है, नहीं नीतीश जी से है, नहीं जीतनराम मांझी से है, नहीं पप्पू यादव से है, नहीं उपेंद्र कुशवाहा से है। अदरवाइज कोई भी नेता से हमारा कोई नुकसान नहीं है। और हम लोग भी किसी पार्टी के नुकसान करने के लिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हो, उपेंद्र जी के रालोसपा हो, जन अधिकार पार्टी हो, इन पार्टियों को हम समाप्त करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाया नहीं है। हमारा बनाने का उद्देश्य यह है कि बहुजन समाज जो है वो बहुजन समाज कोई यूपीए की गुलाम बना हुआ है, कोई एनडीए की गुलाम बना है, और बहुजन समाज का नेता भी इन यूपीए और एनडीए के गुलाम बने हुए हैं। तो नेता गुलाम हो सकते हैं, जनता गुलाम इनका नहीं है। तो इस बहुजन समाज को वहाँ से मुक्त किया जाए और बहुजन समाज को मुक्त करके एक सही दिशा, एक सही प्लेटफॉर्म, सही राजनीति दिया जाए, इसलिए हमने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाया है। दूसरी बात, बहुजन मुक्ति पार्टी हम इनको तोड़ने के लिए नहीं और इनको बनाने के लिए हमने नहीं बनाया है। बहुजन मुक्ति पार्टी इसलिए बनाई गई है कि आज के तारीख में, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कुछ लोग को कहना होता है कि बहुजन मुक्ति पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो इनकी वोटों की कटौती होगा। हम किसी को वोट को काटने के लिए हम पार्टी का निर्माण नहीं किया है। और कोई ये भी कहते हैं, ऐसे ही प्रचार मान्यवर काशीराम साहब को भी किया करते थे। और कई लोगों ने सवाल किया था कि मान्यवर काशीराम साहब, आप तो बहुजन समाज पार्टी बनाकर वोट काट रहे हैं, तो आपकी पार्टी तो वोट कटवा है। तो मान्यवर काशीराम साहब ने मीडिया वाला को जवाब दिया था और अन्य नेताओं को भी जवाब दिया था, मैं वोट कटवा हो सकता हूँ लेकिन मैं वोट बचवा नहीं हो सकता हूँ। वोट कटवा पार्टी हमारी हो सकती है लेकिन वोट बेचवा पार्टी हमारी नहीं हो सकती है। तो जो आरोप लगाते थे उनके आरोपों के ऊपर मान्यवर काशीराम साहब ने खारिज आप सर कहना किया था। कहना ये चाहते हैं कि अगर बहुजन मुक्ति पार्टी के पास जितने भी सदस्य आएंगे वो एनडीए और यूपीए गठबंधन की तरफ नहीं जाएंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी के अगर मतलब कि जो चुनाव होता है उस चुनाव के बाद अगर मान लीजिए 5 कैंडिडेट आते हैं, 10 कैंडिडेट आते हैं, जितने भी कैंडिडेट आते हैं, तो आप दोनों में से किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हमारा कहने का मतलब है सर कि अगर हंग असेंबली आती है जिसमें कि आपके सरकार बनाने में भूमिका होगी, तो उस समय क्या आप कोई भूमिका निभाना चाहेंगे या नहीं निभाएंगे? एकदम भूमिका निभाएंगे, वो परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। जब भूमिका निभाएंगे सर, तो आप भी तो एनडीए या यूपीए साइड जाना होगा। वो एक कोई ज़रूरी नहीं है। उस समय हमारी रणनीति होगी, उस समय हम फैसला करेंगे कि हमें उस समय क्या करना है। समय के अनुसार हम फैसला करेंगे। नीति और रणनीति में बदलाव कर सकते हैं, हम अपने उद्देश्य में बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में जो आप देख रहे हैं एलजेपी है, चाहे जीतनराम मांझी की जो पार्टी बनी है, उसने अपना एक अस्तित्व बनाया, लेकिन वर्तमान समय में वो किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बन गई है। ठीक है, एक आज हमारा अस्तित्व, आपकी पार्टी का अस्तित्व जो है उस लेवल का नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी पार्टी आती है 25 सीट जीत जाती है या 40 सीट जाती है, तो आप स्वाभाविक रूप से एक मजबूत दावेदार होंगे। तो ऐसी स्थिति में 40 सीट से तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। सरकार तो तभी बनेगी जब 1, 2, 3 सीट आएगा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों महागठबंधन का आप हिस्सा होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे? तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जब ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट घोषित होगा, तो उस समय की हमारी रणनीति क्या होगा, उस समय की रणनीति अभी मैं क्यों बता सकता, उस समय हम फैसला आगे करेंगे। प्रश्न करते हैं, वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि सारे जगह से, लेकिन इतना तो बात ज़रूर है कि हम यह चाहते हैं कि बिहार के जो राजनीति सिनेरियो है
उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी को एकदम हस्तक्षेप करने लायक बनना है और इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। इतना क्लियर है। अगला प्रश्न ये है हमारा सर कि वर्तमान समय में पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि निजीकरण की एक हवा बह रही है और रोज़ नए नए क्षेत्र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि वर्तमान जो सिनारियो है उसमें आरक्षण का मुद्दा धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों में तो आरक्षण नहीं होगा। तो इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? उसके लिए हमने रणनीति बनाया है, जितना भी निजीकरण के मुद्दा है, ये जब से पार्टी बनी है उस समय से लेकर आज तक हम सारे निजीकरण का विरोध करते आ रहे हैं। और बहुजन मुक्ति पार्टी के तो इतना कहना है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी का भी सरकार हो तो आप निजीकरण कर रहे हैं, ठीक है, आप निजीकरण करिए, लेकिन जितने भी निजी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाओं में भी जनसंख्या के अनुपात में शासन और प्रशासन में आपको प्रतिनिधित्व देना होगा। चाहे कंपनी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, सारे संस्थानों में जनसंख्या के अनुपात में। कहना चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का आप समर्थन करते हैं? हाँ, होना तो चाहिए। आप इसके लिए कोई जन आंदोलन खड़ा करेंगे? हाँ, इसके लिए जन आंदोलन कितने बार हम लोगों ने कर चुका है और ये लॉकडाउन होने की पहले एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। लॉकडाउन होने की वजह से ये इस मुद्दे के ऊपर हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल हुए, नहीं तो बीच बीच में भारत बंद हुआ, उसमें भी ये मुद्दा हम लोग को लाते रहा। और आने वाले समय में एक प्लानिंग किया है कि बिहार में एक 10 लाख लोगों की रैली किया जाए और उस रैली में भी ये मुद्दा को हम लोग निजीकरण के मुद्दा को लाएंगे। केवल निजीकरण के मुद्दा को ही नहीं, भारत सरकार ने जितने कंपनियों को बेच रही है हम उसकी भी मुद्दा उठा रहे हैं। रेलवे को बेच रही है, BSNL को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, सारे तेल कंपनियों को बेच दिया, ये सारे मुद्दा को उठा रहे हैं। और बहुजन मुक्ति पार्टी को और कहना है, और क्या कहना है, ब्राह्मण जैसे मोहन भागवत बार बार बोलता है आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मातंग साहब ने बार बार मोहन भागवत को क्लियर शब्दों में कहा कि भागवत जी आरक्षण की समीक्षा आप करो, लेकिन एक काम कर लो, तुम्हारी सरकार चल रही है केंद्र में, RSS वाली BJP सरकार है, तो तुम एक काम करो कि भारत में 100% आरक्षण लागू कर दो। जैसे भारत में ब्राह्मणों की जनसंख्या 3.5% है, तो आप क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक 3.5% ले लो, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में ले लो, सर्विस सेक्टर में ले लो, गवर्नमेंट सेक्टर में ले लो, हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी आरक्षण है वहाँ पर आप जनसंख्या के अनुपात में ले लीजिए। क्षत्रिय की जनसंख्या सेंट्रल लेवल पर 5.5% है, आप 5.5% ले लीजिए। वैश्य की जनसंख्या 6% है सेंट्रल लेवल पर, आप 6% ले लीजिए। और शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 15% है, उनको 15% दीजिए। आदिवासियों की 7.5 है, उनको 7.5 दीजिए। OBC की जनसंख्या 52% है, उनको 52 दीजिए। और माइनॉरिटी की संख्या 15% है, उनको 15 दीजिए। 100% आरक्षण लागू कर दीजिए, कोई किसी से झगड़ा ही नहीं करेगा और आपको भी बार बार समीक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक झटके में सारे झंझट समाप्त हो जाएगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि योग्यता के सिद्धांत को न मानते हुए सीधे संख्या के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए? भारतीय संविधान में योग्यता के आधार पर आरक्षण का कंसेप्ट है ही नहीं। साफ शब्दों में लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, आरक्षण का प्रावधान मतलब आरक्षण भी नहीं, प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन की बात कहा गया है। तो ये प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी उसी व्यक्ति को देना है जो सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस है, सामाजिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो समाज पिछड़ा हुआ है, उन समाज के लोगों को स्पेशल अलग से प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है, अलग से आरक्षण देने की ज़रूरत है, अलग से हिस्सेदारी देने की ज़रूरत है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है। अभी वर्तमान में सर बिहार में 3 तरह के गठबंधन बन गए हैं। पहला एक NDA है जो कि BJP के नेतृत्व में जदयू के साथ LJP के साथ है, जिसमें आप जीतन राम मांझी चले गए हैं। हाँ। एक तरफ महागठबंधन है जो UPA है, कांग्रेस के नेतृत्व में और RJD के नेतृत्व में, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं और साहनी जी हैं, मुकेश साहनी। और एक तीसरा महागठबंधन भी बन गया है जो यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में है, जिसमें सब लोग पार्टी हैं, अरुण कुमार जी की, फिर आपको नरेंद्र सिंह है, कृषि मंत्री जो हुए, तो इस तरह से वहाँ पर आ गया। तो इस पूरे वातावरण में आप बहुजन मुक्ति पार्टी को कहाँ पर देखते हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी अपने एजेंडे पर काम कर रही है, अपने नीति रणनीति पर काम कर रही है। और जहां आपने बताया तीसरा फ्रंट की बात यशवंत सिन्हा जी के माध्यम से बनाई जा रही है, हम लोग भी इसका स्टडी कर रहे हैं
और हमें भी कई बार आ रही थी, खबरें आ रही थी कि आप ये तीसरे जो फ्रंट बना रहे हैं इसमें शामिल होया जाए। लेकिन ये तीसरा फ्रंट जो बन रहा है यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में, आपको मालूम होगा कि कल के तारीख में यशवंत सिन्हा कहाँ थे और कहाँ से निकल के तीसरा फ्रंट बना रहे हैं। हम लोग तो ये बिहार में कोशिश कर रहे थे मान्यवर कि बिहार में तीसरा फ्रंट बनना ही नहीं चाहिए। तो बहुजन मुक्ति पार्टी की काफ़ी लंबी कोशिश थी और लंबे अरसे तक हम लोग मेहनत करते रहे कि बिहार में तीसरा मोर्चा नहीं बनना चाहिए, दो ही मोर्चा होना चाहिए, एक तरफ रहेगा बीजेपी और एक तरफ रहेगा महागठबंधन। तो अगर तीसरा मोर्चा बनता है, तीसरा फ्रंट बनता है तो बीजेपी के लिए रास्ता रास्ता क्लियर हो जाता है, क्योंकि तीसरा फ्रंट जब आएगी तो महागठबंधन की वोटों को डिस्टर्ब किया जाएगा। तो महागठबंधन की वोट जब डिस्टर्ब होगा तो फायदा किसको होगा? फायदा किसको हो जाएगा? ऑटोमेटिक है कि बहुजन मुक्ति पार्टी भी जब चुनाव लड़ेगी तो फायदा जो है बीजेपी को हो जाएगा। तो हमने एक कोशिश किया था, लेकिन इस कोशिश में उनको समझने की कोशिश वो भी नहीं किए। तो नहीं किए तो फिर हम लोगों ने वो कोशिश को करना ही छोड़ दिया। ठीक है, तीसरा मोर्चा बने। हम तीसरा मोर्चा में, यशवंत सिन्हा के मोर्चा में हमारा अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाद में जो होगा फिर हम लोग आगे देखेंगे। इतना तय है कि आप तीसरा मोर्चा में नहीं जाएंगे? आगे देखेंगे, आगे की रणनीति होगी वो। आप वर्तमान समय अभी हमारा कोई उनसे वर्तमान समय बिहार की राजनीति में 243 सीट है, उसमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? अभी हमारा लगभग हमारे पास 200 लोगों का नाम नंबर आ गया है, पूरे एड्रेस के साथ में आ गया है। और लगभग 200 में 150 लोगों की बायोडाटा जमा हो गई है और 150 लोगों के फॉर्म फिलअप हो चुका है और भी बचे हुए 50 हैं, उनका भी आ रहा है। मतलब इससे कहने से सिद्ध होता है कि बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मातंग साहब के द्वारा यह घोषित किया गया था कि बिहार के 243 जो सीटें हैं विधानसभा के, हम पूरी सीटों के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 38 जिला में नेटवर्क है, प्रत्येक विधानसभा में हमारा नेटवर्क है और हमें कैंडिडेट टॉर्च जलाकर नहीं खोजना है, मोमबत्ती और दिया जलाकर नहीं खोजना है, क्योंकि हमारा नेटवर्क ही इतना बड़ा है। इसके पीछे कई ऑफशूट संगठन लगे हुए हैं, तो हमें आसानी से उम्मीदवार मिल रहे हैं और हमारा तैयारी 243 विधानसभा सीटों पर बहुत मजबूती तरीके से चल रही है और हर सीटों के ऊपर कार्यकर्ता जी जान ईमानदारी से लगे हैं। बूथ कमेटी की काम चल रहा है, सेक्टर कमेटी की काम चल रहा है, प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रही है। हम पूरी की पूरी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बाद में फिर क्या फैसला, क्या नीति रणनीति बनता है, ये बात की मामला है, लेकिन आज तक की मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी तैयारी पूरी सीटों पर चल रही है। आप जो चुनाव होने जा रहा है इसके बाद आप आगे बहुजन मुक्ति पार्टी को किस दिशा में देखते हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी के हम उस दिशा में देख रहे हैं कि बिहार की बहुजनों का पहली पसंद बहुजन मुक्ति पार्टी है। जैसे कुछ लोगों ने बिहार मांगे बीएमपी ऐसा ट्विटर पर ट्रेंड चलाया था, तो इतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा था। उस परफॉर्मेंस के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के लोगों की पहली पसंद है बहुजन मुक्ति पार्टी और बिहार की बहुजनों का एकमात्र विकल्प है बहुजन मुक्ति पार्टी। एक तो पहली पसंद है बहुजन मुक्ति पार्टी और बिहार के बहुजनों का एकमात्र विकल्प है बहुजन मुक्ति पार्टी। और सही में हमने एक विकल्प दिया है बिहार वासियों को। लेकिन जो आज के तारीख में ये जो पत्तल चाट जो पत्रकार हैं, ये पत्तल चाट पत्रकारों की वजह से बहुजन मुक्ति पार्टी को ये जगह नहीं दे रहे हैं। तो जगह नहीं दे रहे हैं तो ये पत्तल चाट पत्रकार जो हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आने वाला समय में उनको नाक रगड़ना पड़ेगा और आज नहीं तो कल तो बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आ ही रही है, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी ही किसी को रोकने के लिए नहीं बनी है, तो इसको कौन रोकेगा? यानी पत्रकारिता जगत को एक धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे दुखित हूँ कि बहुजन मुक्ति पार्टी का इतने कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रम चलने के बावजूद भी, मैसेज देने के बावजूद भी, प्रेस विज्ञप्ति देने के बावजूद भी वो छापने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि वो दहशत उनके अंदर भी है। जैसे अन्य पार्टियों के अंदर दहशत है ना हमारे से, ऐसे उनके अंदर भी दहशत है कि एक तो माननीय काशीराम साहब को जगह दे करके हम लोगों ने इतना साल
भुगता है। अगर इनको बहुजन मुक्ति पार्टी वालों को जो जगह हमने दे दिया मीडिया में तो और हम लोग को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उनके अंदर दहशत है, वो डरे हुए हैं, लेकिन वो डर उनका बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वो बहुत दिनों तक वो डर उनका भी रहने वाला नहीं है, जल्द ही आप समाप्त कहना ये चाहते हैं कि मीडिया जगत के कारण ही कांसीराम, मान्यवर कांसीराम को वो स्थान मिला जो उनको ने पाया, और आप लोगों को वो मीडिया सपोर्ट नहीं मीडिया के वजह से नहीं मिला। मीडिया के लोगों को मजबूर होना पड़ा ना मान्यवर कांसीराम साहब के सामने, और मजबूर होकर के फिर उनको छापना पड़ा। जो छापने लगे तो प्रचार हुआ, तो मीडिया वाले लोगों को अब लगता है, ये शासक जातियों को अब लगता है कि मान्यवर कांसीराम साहब को जो हमने जगह दिया, मजबूरी में जगह दिया, शौक से उन लोगों ने जगह नहीं दिया, मजबूरी में जगह दिया। समाज में जब इसकी पब्लिसिटी हुआ तो लोगों को लगा कि एक तो इतने बड़ा मैनेज करने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगा है, अगर बहुजन मुक्ति पार्टी को भी अभी से हाईलाइट किया जाएगा तो एक हमारे लिए दूसरा कांटा आ जाएगा रास्ते में। इसलिए प्लानिंग वे में किया जा रहा है, प्री प्लान करके किया जा रहा है, और उनके पीछे भी अन्य पार्टी के लोग लगे हुए हैं कि इनकी खबर को नहीं दिखाना है। लेकिन कब तक नहीं अमित बाबू लेकिन आपके जैसे लोग जो हैं, मैं आपके जैसे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग मेरी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जैसे जो कुछ टैलेंटेड क्लास के लोग हैं, जो टैलेंटेड पर्सन जो लोग हैं, छोटे छोटे जो चैनल चलाने वाले यूट्यूब हैं, आपके जैसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी आवाज़ को जनता तक रातों दिन मेहनत करके पहुँचा रहे हैं। आवाज़ को दबा कोई नहीं सकता है, आप मेरी आवाज़ को फैला रहे हैं। वो कितना भी दबाने की कोशिश करें, वो खुद दब जाएंगे और आप आगे चले जाएंगे। आप सर हमें ये बताइए कि वर्तमान समय में अमित कुमार जी बहुजन मुक्ति पार्टी का वर्तमान विधानसभा क्षेत्र में कितना सीट का उम्मीद करते हैं जीतने का? हमने 243 में से 100 सीटों को काफ़ी स्पॉटिंग किया है। किसी भी हाल में हमें 100 सीटों का जीतना है, और 100 सीटों को जीतकर बिहार के जो राजनीति है, बिहार के राजनीति में हमें हस्तक्षेप करने लायक बनना है। हस्तक्षेप करने की बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार की जो राजनीति है, इस राजनीति के ऊपर कुछ खास लोगों की कब्जा हो चुकी है, और कब्जा होने की वजह से वो जो पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी बनाने में कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। कोई हस्तक्षेप करने वाला जब नहीं है, जब हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं है, तो वो एक तरफा प्लान बनाते हैं, नीति बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। और नीति रणनीति बनाने से क्या हो रहा है? मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को नुकसान हो रहा है। जैसे आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे जुलाई के पहली सप्ताह में दरभंगा में ज्योतिष पासवान नाम के लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ, और रेप करने वाला जो अर्जुन मिश्रा नाम का व्यक्ति रिटायर्ड फौजी था, रेप करने के बाद उसको हत्या कर दिया, हत्या करके फेंक दिया। क्या बिहार का जो सत्ता में बैठने वाले लोग हैं और विपक्ष में बैठने वाले लोग हैं, सत्ता वाला भी इसके ऊपर चुप्पी साधे रहा, और विपक्ष में जो बैठा हुआ है वो भी चुप्पी साधे रहा? मतलब पक्ष वाला का नीति और विपक्ष वाला का नीति दोनों को बराबर नजर आती है। अब ये पक्ष वाला को भी डर नहीं लगा और विपक्ष वाला को भी डर नहीं लगा। क्यों नहीं डर लगा? डर इसलिए नहीं लग रहा है कि उनके साथ में हस्तक्षेप करने वाला कोई बिहार में कोई पार्टी नहीं है और कोई नेता नहीं है, और जो भी लोग हैं उनके साथ में, उनकी घरों में शामिल है, उनके साथ में है, इसलिए डर नहीं लगता है। तो हमें हस्तक्षेप करने वाली पार्टी बनाना है। दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ। 23 जुलाई को पूर्णिया में रविदास जाति के लड़की के साथ में रेप हुआ, और रेप करने के बाद उसकी भी हत्या हुआ। बिहार की नहीं तो विपक्ष बोला और नहीं तो पक्ष बोला, ये भी घटना घटा। उसके बाद 5 अगस्त को दरभंगा में माली जाति की लड़की के साथ में, जो ओबीसी से आती थी, उसके 5 साल की लड़की के साथ में गुड्डू झा नाम के व्यक्ति ने उसको साथ में रेप किया, और रेप करने के बाद आज तक नहीं तो पक्ष बोला नहीं विपक्ष बोला, और कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। 26 अगस्त को गया जिला में पासवान लड़की के साथ में दबंग लोगों ने गैंगरेप किया, 6-10 लड़के मिलकर के गैंगरेप किया। उसके ऊपर भी नहीं तो पक्ष बोला नहीं विपक्ष बोला। बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही गए, मैं खुद ही वहां पर गया, सारी घटना को जायजा लिया, और लेने के बाद हम जो कर सकते थे उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश की। इससे सिद्ध होता है कि बिहार के जो नेता है उनको डर नाम का चीज़ ही समाप्त हो गया है। उनके अंदर डर पैदा होना चाहिए। ये डर पैदा करने के लिए हमें किसी भी हाल में 100 सीटें बहुजन मुक्ति पार्टी जीतेगी, और बहुजन मुक्ति पार्टी जीत करके बिहार विधानसभा में जाएगी, और बिहार के राजनीति में हस्तक्षेप करने लायक हम होंगे।
तब फिर इनको हम सबक सिखाने लायक हो सकते हैं, तो बहुजन समाज के लोगों को फ़ायदा हो सकता है और बहुजन समाज के लोगों को न्याय मिल सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो नीतीश कुमार जी की सरकार है वो सुशासन की तो बात कर रही है, लेकिन सुशासन है नहीं। एकदम ही सुशासन नहीं है। वो तो सुशासन के नाम पर वो नौटंकी किया है। कहा कि सुशासन बाबू को उनको जो पुरस्कार मिला है, उनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो शर्म आना चाहिए। अगर सुशासन होती तो मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा के राजगीर के पहाड़ियों के ऊपर एक लड़की के साथ में दर्जनों लड़कों ने दिन भर गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर उसका सोशल मीडिया में वायरल किया। आप कैसे सुशासन बाबू हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हम लोगों को शर्म आती है आपको, जब आप खुद भी सुशासन बाबू बोलते हैं तो हम लोग को शर्म आती है। दूसरी बात है, इन्होंने प्रचार किया कि लॉ एंड ऑर्डर हमने बिहार में कायम किया। हमसे पूर्व की जो सरकार थी अर्थात आरजेडी की सरकार, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया था, वो लूट एंड ऑर्डर था। मैं कहना चाहता हूं कि वो राज्य में जंगल राज तो था, लेकिन आप माननीय नीतीश कुमार जी अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में आप लॉ एंड ऑर्डर के जगह पर लूट एंड ऑर्डर कायम कर दिया। जब से आपकी सरकार बनी है उस समय से SC ST OBC के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलता था, अनुसूचित जाति को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, आप सब खा चबाकर बैठ गए। आज तकला बच्चों को नहीं मिल रहा है। और जितने भी पैसे घोटाला हुए, 1200 करोड़ रुपया घोटाला हुआ, आज तक उसके ऊपर जांच नहीं हुई। सृजन घोटाला हुआ, आज तक उसके ऊपर जांच नहीं हुआ। आप डेली पुल बनाते हैं और डेली आपका पुल धंसते जाता है, टूट जाता है। घोटाला नहीं है तो क्या है? ये सारा के सारा घोटालेबाजी है। लेकिन जो RSS वाली BJP की सरकार में आप शामिल हैं, उनके कृपा की वजह से बचे हुए हैं, नहीं तो आप भी लालू जी के जैसे आप भी वहीं जाएंगे। इसलिए डर से वहाँ पर चिपके हुए हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पटना में, राजधानी में, PNB पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े 1 बजे दिन में 52 लाख रुपया लूटा गया। इसी लॉकडाउन में आप लोग को मालूम होगा। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लूट एंड ऑर्डर है। मछली व्यवसाय को पटना के बाजार समिति में दिन दहाड़े हत्या करके पैसा लूटा गया। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? लूट एंड ऑर्डर है। जमुई में ग्रिल व्यवसाय मुस्लिम व्यक्ति को दिन में अपहरण करके 15 लाख रुपया लूटा गया और उसको मर्डर किया गया। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? आपको अररिया में पान व्यवसाय को दिन में उसका पैसा लूटा गया और उसकी मर्डर किया गया। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? ये लूट एंड ऑर्डर का है हमें बिहार में। नीतीश कुमार जी को मालूम नहीं है, वो जनता को धोखेबाजी दे रहे हैं। और आपने 7 निश्चय की बात देखा होगा, पिछले चुनाव में किया था नीतीश कुमार जी। 7 निश्चय की बात किया था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात किया था। नीतीश कुमार जी, आपकी 7 निश्चय योजना में कौन सी योजना आज तक आपने पूरा किया, आप बता दीजिए। एक भी योजना आपकी पूरी नहीं हुई है। जल नल की योजना आपने लाया, वो जल नल योजना में तो इतना लूट मचा हुआ है, इतना लूट खसोट चली हुई है। सारा का सारा 100% आपकी जल नल योजना विफल है। गरीबों के घर में आज चापाकल हो गया। आपके जल नल योजना में जहां आपने नल लगवाया है वहां पर तो आज के तारीख में सुअर लौट रहा है। आदमी वहां जाता ही नहीं, सुअर लौट रहा है। अगर उसके जगह पर आप दूसरा कोई योजना लाते, दूसरा कोई काम करते तो कुछ काम होता। जल नल हरियाली की योजना लाया, सारे जगह पर पेड़ पौधा कटवा रहे हैं और हरियाली के नाटक कर रहे हैं, ये नहीं हुआ। महिलाओं की आत्मनिर्भर बनाने की बात कहा, क्या आपने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने की बात कहा? तो फिर से बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए 50% की हिस्सेदारी संवैधानिक अधिकार दिया था। मतलब 50% पुरुष अगर IAS बनेगा तो 50% महिला भी IAS बनेगी, कलेक्टर बनेगा, SP बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लॉयर बनेगा, जज बनेगा, सारा चीज बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कौन सी योजना लाया? तो महिला सिलाई करेगी, महिला कढ़ाई करेगी, महिला सूप बिनेगी, महिला दौरा बिनेगी, महिला बकरी पालन करेगी, महिला सुअर पालन करेगी, महिला बतख पालन करेगी।
बाबा साहब ने कहा आत्मनिर्भर बनने के लिए कि 50% महिलाओं को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देना होगा। और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कहा? सिलाई करो, कढ़ाई करो, बकरी पालन करो, सुअर पालन करो, मुर्गी पालन करो। इससे क्या आत्मनिर्भर बन जाएंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक प्रयास करके हमारे समाज के लोगों को बकरी पालन से मुक्त किया, सुअर पालन से मुक्त किया, भैंस पालन से मुक्त किया और सारे पालन करने से मुक्त करने के बाद हमें संवैधानिक अधिकार दिया। और फिर सरकार हमें पुनः वहीं लेके जाना चाहती है जहां से हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बाहर निकाल कर लाया था। ये क्या आत्मनिर्भर की बात है? ये केवल महिलाओं को ठगने की बात है। हमारे बहुजन मुक्ति के पार्टी के कार्यालय में सैकड़ों जीविका दीदी लोग आए थे और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं। जो जीविका दीदी की मानदेय इन लोगों ने निर्धारित किया था, आज उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उनको सरकार केवल काम करवाती है। जीविका दीदी, आशा लोगों को बहाल इन्होंने किया था। क्या आशा लोगों को आत्मनिर्भर आपने बनाया? आंगनबाड़ी लोगों को आपने बहाल किया था। क्या उनको जितना आप काम करवाते हैं, क्या उनको आप उतना सैलरी दे रहे हैं, उतना मानदेय दे रहे हैं? सैलरी तो छोड़िए, मानदेय दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे हैं। महिलाओं को केवल ठगने की 15 साल में नीतीश कुमार ने ठगने की काम किया। जैसे 15 साल में महिलाएं आरजेडी की सरकार में ठगी गई, उसी प्रकार से 15 सालों में जदयू की सरकार में महिलाएं ठगी गई है। और केवल महिलाएं ही नहीं, पढ़े लिखे छात्र, नौजवान, युवा भी ठगा जा रहा है। अगर इससे मुक्ति चाहता है तो बहुजन मुक्ति पार्टी ही इनको मुक्ति दिला सकता है। बाकी मुक्ति दिलाने वाला कोई भी पार्टी बिहार में नहीं है जो उनको मुक्ति दिला सकता है। और हमने तो पूरा स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं, 100 रुपया का या स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहे हैं कि हम जो भी करेंगे, हमारे विधायक जो जिनको आपने वोट दिया है वो विधायक अगर चुनाव जीत कर आता है तो आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष इस पे साइन करके दे रहा है, ये प्रदेश अध्यक्ष इस पे साइन करके दे रहा है। अगर हमारा एमएलए आपकी वोटों से चुनाव जीतता है, जीतने के बाद बिहार की विधानसभा में जाता है, विधानसभा में जाने के बाद आपका अगर जो कमेंडमेंट किया था घोषणा पत्र में नहीं करता है, यही घोषणा पत्र को आप लेकर सिविल कोर्ट में चले जाइएगा। ये स्टाम्प पेपर का क्या वैल्यू होता है आप लोग भी समझ रहे हैं और आप तो बखूबी से समझते हैं। आप सिविल कोर्ट में लेके जाइएगा, जाने के बाद कहिएगा ये पार्टी के लोग, इस पार्टी के फलाना विधायक ने ये हमें घोषणा पत्र पर लिख के दिया था, इसीलिए हमने इनको वोट दे के विधायक बनाया था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तुरंत उनकी विधायकी की सदस्यता रद्द हो जाएगी और पार्टी की भी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसलिए इतना बड़ा जोखिम बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया है कि हम स्टाम्प पेपर पर सारी चुनावी घोषणा पत्र हम लिख के दे रहे हैं। भारत में एक भी ऐसी 1750 पार्टियां जो है, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है। और पिछले 15 की चुनाव में बिहार में 137 पार्टी के लोग चुनाव लड़ा था। उन 137 पार्टियों में एक बहुजन मुक्ति पार्टी भी शामिल थी। 136 पार्टी के लोग अपनी चुनावी घोषणा पत्र तो जाहिर भी नहीं किया था, लिख के तो देना बहुत मुश्किल है, जाहिर भी नहीं किया था। एक लौता बहुजन मुक्ति पार्टी जो थी, जो अपना चुनावी घोषणा पत्र 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर हमने लिख कर दिया था। ये बहुत बड़ी अजूबा पार्टी है बिहार के लिए और भारतवासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए आए और लोग समझ भी रहे हैं। आपने सर हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और पूरे बिहार वासियों को भी मेरे बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय मूल निवासी।